Part 2 of the video of JEE Main 2024 solutions held on 27 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट 1। पहली पार्ट 1 में मैंने अभी कुछ देर पहले 13 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब ये बचे हुए बाकी 17 क्वेश्चन है तो पूरा पेपर डिस्कस हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 14th क्वेश्चन में कुछ डायोड्स की डायग्राम गिवन है, बताना था कि इनमें से कौन सी रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स बायस्ड बता दूं क्या होता है। जब पॉजिटिव ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव और नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, देन इट इज रिवर्स बायस। चलिए देखते हैं तो क्या नहीं हो सकता, पहले वो देख लेते हैं। इसमें ध्यान से देखिए, कोई नेगेटिव वाला उठाते हैं। देखिए नेगेटिव, ये रीजन एन होता है, ये पॉजिटिव रीजन। नेगेटिव नेगेटिव साथ जुड़ा है तो ये तो रिवर सीधे कनेक्शन है, नहीं ये तो फॉरवर्ड बायस है। रिवर्स बताना ये हो नहीं सकता, ठीक है। ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ जुड़ा है, ये एक तरह से रिवर्स नहीं हो सकता। अब यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव अर्थ के साथ, अर्थ का पोटेंशियल देखा जाए तो नेगेटिव ही होता है एक तरह से, तो ये भी नहीं हो सकता बचा हुआ ये। तो इसमें देख लेते हैं कि रिवर्स बायस कैसे है। तो होगा क्या, हायर से लो की तरफ जाएगा करंट, ऐसे जाएगा करंट, ठीक है। तो एक तरह से ये लोअर पोटेंशियल ट्रीट किया जाएगा, तो एक तरह से ये नेगेटिव पोटेंशियल लिया जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा होगा, ठीक है। तो उल्टे कनेक्शन है, तो ये ज़्यादा चांसेस है कि आपका रिवर्स बायस ये हो रहा है, बाकी नहीं हो रहे। तो बी ऑप्शन इज द आंसर। 15th, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए मोनोटॉमिक गैस इज दिस। तो देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैंने बार बार बताई है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। किसी भी गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमेशा 3/2 kT होती है, हमेशा। यहाँ तो सोने पे सुहागा कर दिया, मोनोटॉमिक गैस भी बता दी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 3/2 kT। का एनर्जी गिवन है, वैल्यूज डालते हैं। ईवी में गिवन है, इसको 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके जॉल में कन्वर्ट कर लो। 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आप डाल सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर निकालना है, तो यहाँ से टेम्परेचर सॉल्व करके आपका 3200 केल्विन, बी ऑप्शन आ जाएगा। 16th क्वेश्चन, इफ फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ अर्थ्स डायमीटर, अगर अर्थ का डायमीटर आधा हो जाता है तो ठीक है। अगर डायमीटर आधा होता है, देखिए इनिशियली जब रेडियस आर था तो अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी इतनी थी। अब अगर डायमीटर आधा हुआ है तो रेडियस भी आधा हो गया, तो r²/4, दिस बिकम्स 4gm/r², gm/r² is g, so this becomes 4g, so this is 4th ऑप्शन। आइए फटाफट से बाकी करते हैं डिस्कस। बच्चों 17th क्वेश्चन में गिवन था एक रेक्टेंगुलर लूप जिसकी लेंथ इतनी है और ब्रेड्थ 2.5 है। उसके एरिया वेक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बनाया हुआ था। ईएमएफ निकालना, इस लूप में कितना इंड्यूस होगा जब इसको 10 सेकंड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड आप सब जानते हैं, मॉड ऑफ बेसिकली इट इज d∅/dt, राइट। व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि लूप बाहर से जाएगी, उसका एरिया चेंज होगा फील्ड में, तो इट विल बी BA cos θ/dt। फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हम निकाल लेते हैं, और फील्ड यहाँ पर 4 टेस्ला गिवन थी क्वेश्चन में। एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एंगल 60 डिग्री और टाइम कितना है 10 सेकेंड। ये उड़ा दो, ये 4 से 4 गया, cos 60 हाफ, ये 2 आ गया आंसर इसका, 2 वोल्ट, ठीक है जी। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला, एरिया 10, cos 60 इज हाफ और टाइम इज 10 सेकेंड्स, ठीक है। 4 से 4 गया, 4 कट गया, हाफ 2, ठीक है जी। तो इसका 2 वोल्ट बन गया। स्फेरोमीटर कैनॉट बी यूज टू मेजर। स्फेरोमीटर ऑब्वियसली हम एक तरह से इसको स्क्रू गॉज कह सकते हैं। तो उससे क्या हम रेडियस नाप सकते हैं किसी सरफेस का? बिल्कुल नाप सकते हैं। किसी रेडियस थिकनेस तो हम नापते ही हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कभी सुना नहीं हमने, स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं नापी जा सकती, तो बेसिक क्वेश्चन था स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड हम नहीं नाप सकते। 19th क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन गिवन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, राइट। E = तो ये उसकी पीक वैल्यू होगी, ठीक है। एक्स के साथ जो भी होता है वो कोफिशिएंट हमेशा k होता है, टी के साथ जो भी होता है वो ओमेगा होता है। इंटेंसिटी ऑफ द वेव निकालनी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 1/2 ε0 E0² से आप फटाफट से निकाल सकते हैं। ε0 इज 8.85 × 10⁻⁻12, E0 इज 200, स्पीड ऑफ लाइट इज दिस। तो आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसका लगभग 53 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ बच्चों, हल्की सी करेक्शन यहाँ कर दूं, मैंने पिछले क्वेश्चन में 17th क्वेश्चन में इसको 4 लिया था, ये एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में 2 दी है, ठीक है। तो यहाँ से जो 4 है 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, तो 2/2 आ जाएगा इसका, 1 वोल्ट आंसर आएगा इसका, नॉट 2 वोल्ट, ठीक है जी। 20th क्वेश्चन में एक बॉडी का मास दिया है इतना, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दी है, चेंज इन टेम्परेचर दिया, डेल्टा यू निकालना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा, इट इज़ ए वंडरफुल पॉइंट, डेल्टा यू इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो
CV दी ही हुई है हमें, तो डेल्टा U गैस के लिए होता है म्यू CV dt, किसी सब्सटेंस के लिए हो जाएगा उसका मास mCV डेल्टा T। तो मास हो गया 0.08, राइट। CV यहाँ ध्यान देना किलोग्राम किलो कैलोरीज है, तो किलो को चेंज कर लेंगे हम, यहाँ गलती हो सकती है 10⁻³ और आंसर कैलोरीज में निकाल के बाद में जॉल में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये डिग्री सेंटीग्रेड में डेल्टा T भी उसी में ले लेंगे हम 5, ठीक है। ये हमारा कैलोरीज में आंसर आएगा। तो आपने जॉल में ऑप्शन दी है क्वेश्चन में, तो लास्ट में 4.2 से आपने मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको आंसर टिक कर दूंगा अभी कितना आया इसका आंसर, ठीक है। 21st क्वेश्चन था, एक स्क्वायर थी जिसकी साइड 2 है और उसके कॉर्नर्स पर 1-1 किलोग्राम के मास पड़े हैं 4। तो इसमें से किसी ऐसे एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि किसी कॉर्नर से पास करे और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन हो। तो मैंने ये मान लिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लो या इसे किसी भी, तो इसको ओरिजिन मान लिया मैंने, 0,0 हो गए। यहीं से देखेंगे, यहीं से इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया, इस पार्टिकल का, ये गेम से बाहर हो गया। तो इसका यानी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बना, तो प्लस mr², यानी 1 इंटू ये दूरी कितनी जो साइड होगा 2 का स्क्वायर, प्लस इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकलेगा, तो ये 2 है, ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 पाइथागोरस से। सो 1 इंटू 2√2 का स्क्वायर प्लस इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 ही होगा, तो प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर कर दो ऐड, 4 प्लस 2 4 2 8 प्लस 4 8 4 12 4 16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन इसकी आ जाएगी। मैं 1 मिनट इसका आंसर आपको मार्क करता हूँ 20th का, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 284.2। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक रिंग है जिसके सेंटर पे 13 माइक्रो कूलम चार्ज पड़ा है और इसके सरफेस पे 2 पाई कूलम चार्ज पड़ा है, रेडियस 4.5 मीटर है। तो बताइए रिंग में कितनी टेंशन पैदा होगी। अब समझिए टेंशन का कॉन्सेप्ट समझिए। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज जब इसको रिपेल करेगा तो यहाँ से किसी भी जगह से हिस्सा रिंग मतलब एक्सपैंड होने की कोशिश करेगी, फैलने की। तो जब यहाँ से फैलने की कोशिश करेगी तो एक तरह से ये टाइट मेम्ब्रेन बनेगी, तो यहाँ खिंचाव पैदा होगा, तो रिंग नहीं चाहती एक्सपैंड होना, तो ये वापस खींचने की कोशिश करेगी। तो ऐसे अगर मैं इतना पोर्शन कंसिडर करूँ तो इस तरह से टेंजेंट आएगी, तो इसलिए ऐसे रिंग में टेंशन पैदा हो सकती है। तो वो टेंशन हमने निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए थोड़ा सा पोर्शन मान लेते हैं रिंग का, ये रिंग का सेंटर ले लेते हैं। तो इतनी आर्क ने मान लीजिए यहाँ पर जो एंगल सबटेंड किया d θ किया, और ये हो गया उसका आधा d θ/2 d θ/2, ठीक है जी। तो ऐसे ये टेंशन लगाएगी रिंग एक्सपैंड होना नहीं चाहती, ठीक है जी। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये होगा एंगल d θ/2, ऐसे ये d θ/2 होता है। तो ये जो टेंशन है इसके कंपोनेंट बना लिए जाएंगे, इधर तो कॉस के आ जाएंगे कंपोनेंट और नीचे की तरफ दोनों के साइन के कंपोनेंट आएंगे। तो ये बनेगा 2t sin d θ/2। तो 2t sin d θ/2, यहाँ पर जो इतने पोर्शन पे जो चार्ज होगा उस पर जो फोर्स लग रही होगी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि चार्ज सेंटर पे भी पड़ा है और यहाँ पर भी पड़ा है। तो इतने पोर्शन पे चार्ज कैसे निकालोगे, ये तो पूरे पोर्शन पे पड़ा है 2 पाई कूलम। तो हम ये कहेंगे कि 2 पाई एंगल पे चार्ज क्यों पड़ा है, एक एंगल पे इतना पड़ा है, d θ एंगल के अंदर चार्ज कितना पड़ा है। तो ऐसे यूनिटरी मेथड से हम चार्ज निकाल लेंगे। दिस इज द चार्ज ऑन दिस स्मॉल आर्क। तो अब जो यहाँ और यहाँ इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में कूलम फोर्स लगेगी k q1 q2, इस केस में k q इंटू ये वाला चार्ज पूरा q d θ/2 पाई डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज द रेडियस आर का स्क्वायर। इक्विलिब्रियम में ये दोनों बैलेंस हो जाएंगी। तो 2t sin d θ/2 शुड बी इक्वल टू k q d θ/2 पाई r स्क्वायर। लेट अस सॉल्व दिस। d θ से d θ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब साइन, क्योंकि एंगल बहुत छोटा तो साइन को भी खत्म कर दो, साइन कैन बी अप्रोक्सीमेट टू द रिस्पेक्टिव एंगल। तो ये हो गया। तो उसके बाद t निकालने एक तरफ कर लेते हैं, तो k q 2 नीचे 2 या 4 आ गया, 4 पाई r स्क्वायर ये आ गया। चलिए वैल्यू डालते हैं, k की वैल्यू, q की वैल्यू गिवन है 13 इंटू 10 की पावर -6 और स्मॉल q की है 2 पाई, नीचे आ गया 4 पाई, रेडियस है 4.5 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लें। तो मैं इसका डायरेक्ट आपको ऑप्शन भी लिख देता हूँ, आंसर भी बता देता हूँ। अब देखिए कॉन्सेप्ट तब तक। तो प्यारे बच्चों, आंसर इसका है 52/9 इंटू 10 की पावर 3 या 5.78 किलो न्यूटन। तो ऑप्शन ऐसी दी थी किलो न्यूटन की फॉर्म में, 4.25 3.72 5.78 या 12.5। तो सी ऑप्शन आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, आइए फटाफट से 3 क्वेश्चन और डिस्कस करें। तो एक बीकर में ऊपर हवा है, यहाँ एक लिक्विड भरा है 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यहाँ 8/3, 6 मीटर इनकी थिकनेस है। एपरेंट डेप्थ निकालनी है। बेसिक सवाल,
एपरेंट म्यू का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ आर डी बाई ए डी। रियल डेप्थ यहाँ पर थिकनेस है, ठीक है, तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला बन जाएगा इधर ले जाओ थिकनेस बाय म्यू। तो इसकी थिकनेस है 6, इसका म्यू है 3/2 प्लस इसकी थिकनेस भी 6, इसका 8/3। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आपका 31/4 आ जाएगा। आइए इधर देखते हैं। कहता है कि जब लेंथ 60 सेंटीमीटर है, ये एल जब 60 सेंटीमीटर है तो गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है, तो आर निकालिए। तो ऑब्वियसली मीटर ब्रिज व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगा दो। अगर ये 60 है, ये मीटर ब्रिज है, ये 40 सेंटीमीटर हो गया होगा, तो दिस बाय दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस बाय दिस। तो 4.5/60 मस्ट बी इक्वल टू आर बाय दिस। तो आर शुड बी इक्वल टू 4.5/60 इंटू 40, तो ये 15, ये 3, तो आंसर शुड बी 3 ओम। आइए अगला सवाल, थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है। ए गैस अंडरगोस आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम 30 से 45, डेल्टा की ऑब्जॉर्ब निकालनी है अगर प्रेशर 10 किलो पास्कल है। तो फर्स्ट लॉ अगर लगाएं आइसोथर्मल के केस में डेल्टा यू 0 होता है, तो हीट एब्जॉर्ब वर्क के बराबर ही आ जाएगा। तो आइसोथर्मल वर्क का फॉर्मूला म्यू आर टी लॉग ऑफ V2 बाय V1, नेचुरल लॉग है, लॉग टू दी बेस ही। अब म्यू आर टी गिवन नहीं है, तो म्यू आर टी कैन बी आइदर P2 V2 और P1 V1, ठीक है। तो दिस आई कैन राइट P1 V1 लॉग ऑफ V2 इज 45/3, P1 इज ऑब्वियसली 10 इंटू 10 की पावर 3, वॉल्यूम इज 30 इंटू 10 की पावर -6, तो दिस कम्स आउट टू बी लॉग ऑफ 3/2, लॉग ऑफ 3/2। तो log 3 माइनस log 2 की वैल्यू वहाँ गिवन होगी, ठीक है। तो आप बड़े आराम से वैल्यूज़ डालकर इसका आंसर जो बन जाएगा 120 जूल बन जाए। आइए आगे बढ़ते बच्चों। अगला सवाल है, हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ गिवन है, इनर आउटर डायमीटर गिवन है, उसकी रेजिस्टेंस अपनी तरफ से निकाल कर इससे कंपेयर करके एन की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टिविटी गिवन है। तो किसी भी हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρl/π b² - a² होता है। बस पुट दी वैल्यूज गेट दी आंसर। रो की वैल्यू आपको गिवन है ओम मीटर में, लेंथ 3.14 मीटर है तो इसको पाई ले लो क्योंकि पाई की वैल्यू है, ठीक है। ये मिलीमीटर में है तो बी आप कर लीजिए 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और जो फैक्टर है इसका 10 की पावर -3 वो कॉमन निकाल कर आप सॉल्व कर जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके एन की वैल्यू आपकी 0.5 आ जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों अगले 2 सवाल देखें। एक प्रिज्म है जो मीन डिविएशन प्रोड्यूस करता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोटेंजेंट a/2 है, वो डेल्टा मीन डिविएशन निकालनी है। चलिए, तो मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m/2 बाय साइन ऑफ a/2, यही होता है। म्यू डाल दीजिए कॉट a/2। अब सारा आपका ट्रिग्नोमेट्री है, कितने खिलाड़ी हो आप ट्रिग्नोमेट्री में वो मैटर करेगा अब, ठीक है जी। देखिए कॉट a/2 को लिख सकता हूँ कॉस a/2 बाय साइन a/2, जिससे कि ये साइन कट जाएगा, तो मैं यहीं से काट देता हूँ और यहाँ बस ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब कॉस को साइन में बनाओगे तो साइन भी खत्म हो सकता है, तो क्या लिखेंगे आप, साइन ऑफ 90 यानी π/2 माइनस a/2 शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m/2। साइन से साइन कट जाएगा, आप बड़े आराम से अब यहाँ से डेल्टा m निकाल सकते हो, इट विल बी π-2a। थर्ड ऑप्शन, ए पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी दिस, आई कैप की तरफ वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन दोनों तरफ है x और y। जब पार्टिकल x एक्सिस पर 84 मीटर पे आता है तो उसकी वेलोसिटी √α की वैल्यू निकालनी है। इस कंडीशन से यूज करते हैं, x डायरेक्शन में x ut प्लस हाफ at² लगाते हैं क्योंकि x की बात हुई है, x 84 है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी 5 है, टाइम निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन का x कॉम्पोनेंट 3 ले लेते हैं, 3t² हाफ at²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करके टाइम आ जाएगा 6 सेकेंड। फिर v इज इक्वल टू u प्लस at वेक्टर फॉर्म में लगा देते हैं ओवरऑल, तो v वेक्टर इज 5i कैप, सॉरी v तो निकालना है हमने, वेलोसिटी तो निकालनी है, u आपका है 5i कैप, एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में डाल दीजिए 3i कैप प्लस 2j कैप, टाइम निकाल चुके हैं 6, तो ये बन गया 5i कैप प्लस 18i कैप प्लस 12j कैप, 18 5 23। तो जो वेलोसिटी आई वो इतनी आई, लेकिन हमें तो इससे कंपेयर करनी है, रूट की फॉर्म में निकालनी है, तो इसका मॉड निकाल लो। मॉड का मतलब है 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जरा 23 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करा के आपका 673 बन जाएगा। तो जब ये रूट अल्फा और इससे कंपेयर करोगे तो अल्फा ऑब्वियसली कितना होगा, 673। आइए आगे बढ़े।
आइए बच्चों 29 में एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर्किट का। एक सर्किट गिवन है, 4 रेजिस्टर, एक कैपेसिटर है, एक डीसी बैटरी। चार्ज निकालना है कैपेसिटर का स्टडी स्टेट में। स्टडी स्टेट वो स्टेट होती है जब कैपेसिटर को फुली चार्ज हो जाता है। तो जब वो फुली चार्ज हो जाता है, उस जिस रो में कैपेसिटर लगा होता है उसमें करंट नहीं जाता है, कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है। तो जब करंट डिवाइड करोगे यहाँ से, तो करंट कुछ इधर निकलेगा और यहाँ से इधर नहीं जाएगा, ऐसे बाईपास हो जाएगा, ऐसे ना से इधर आएगा, बाईपास होकर इधर निकल जाएगा। अगर इसको रीड्रॉ करें थोड़ा इजी हो जाएगा। रीड्रॉ इस तरह से करना, ध्यान रखें पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो 6 और 1 दोनों में लगना चाहिए। तो ऐसा वो तभी पॉसिबल है अगर ये 6 ओम है और ये नीचे 1 ओम है और यहाँ कहीं पॉजिटिव टर्म लग जाए तो बात बन जाएगी, और बाकी दोनों की जगह नेगेटिव, यानी 4 और 2 के साथ नेगेटिव लगना चाहिए, और 6 के बगल में 4 होना चाहिए और 1 के बगल में 2 होना चाहिए, और कैपेसिटर इनके बीच में ऐसे लग जाएगा। कैपेसिटर का ये हिस्सा 6 और 4 को शेयर कर रहा है, 6 और 4 को शेयर कर रहा है, और ये हिस्सा दूसरा वाला हिस्सा दूसरी प्लेट 1 और 2 को शेयर कर रही है। तो ऐसे रीड्रॉ करके थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जैसे ही दिमाग चलता है तो मैं इसको ऐसे करूंगा, बैटरी और ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में, यानी ये 10 वोल्ट इसमें, 10 वोल्ट पूरी इसमें, तो इस पूरी में 10 वोल्ट जा रही है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में, क्योंकि करंट इसमें तो जा नहीं रहा, जितना इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा, तो सीरीज में V इज इक्वल टू आई आर के कॉन्सेप्ट से I इज कॉन्स्टेंट, V प्रोपोर्शनल टू R। तो एक V1 बाय V2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 के रेशियो से ये V1 ये V2, R1 6 और 4, हम देख लेंगे कि इसमें और इसमें 3/2 की रेशियो में 10 वोल्ट डिवाइड होगा। तो जो V1 होगा वो होगा 3/3 + 2 5 ऑफ 10, ये आ जाएगा 6 वोल्ट। तो अगर 10 में से 6 वोल्ट इधर चला गया तो इधर कितना जाएगा, ऑब्वियसली बचा हुआ 10 माइनस से 4 वोल्ट। इसी तरह जब 1 और 2 की बात करेंगे, इसमें V1 बाय V2 आ जाएगा 1/2, तो V1 हो जाएगा 1/3 ऑफ 10, यानी इधर चला जाएगा 10/3, इसमें 10 माइनस 10/3 कितना चला गया, 20/3 वोल्ट चला जाएगा। अब क्या होगा, अब मैं इस लूप में किरचॉफ लूप रूल लगाकर इसकी वोल्टेज निकालूंगा, उसमें चार्ज आ जाएगा। तो लूप रूल कैसे लगेगा, यहाँ से शुरू करेंगे, तो जब अलॉन्ग आएंगे तो नेगेटिव वोल्टेज, और मान लो यहाँ पे करंट कभी तो गया होगा, तो ये पॉजिटिव कर गया होगा, इसको नेगेटिव कर गया होगा, तो -V मान लेंगे, ऐसे उल्टा हो गया तो पॉजिटिव बराबर 0। तो V बन जाएगा हमारा -6 + 10/3, सो दिस विल बी 3 LCM, -18 + 10 -8/3, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल चुके हैं, तो Q आ गया CV, C गिवन है 150 × 8/3, तो 35 400 माइक्रोकूलम एक ऑप्शन होनी चाहिए, 400 आंसर आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आखिरी सवाल है। इसमें स्टेटमेंट में जो गिवन था मैं डायग्रामेटिकली बना दिया। एक कॉन्वेक्स लेंस थी, इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो उससे लाइट रे पास होती थी और यहाँ पे एक मेटल प्लेट रखी थी, तो उस मेटल प्लेट पे लाइट फोकस करवाते थे और फोटो करंट मेयर करते थे। यहाँ पे फोटो करंट आया I, जब उसकी फोकल लेंथ आधी करती है तो यहाँ पे फोटो करंट आया I', दोनों की रेशियो बतानी है। देखिए फोटो करंट केवल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, तो सब कुछ सेम रखा, फोकल लेंथ से भी फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों की रेशियो क्या आ जाएगी 1। तो बच्चों ये 30 के 30 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में पहले 13 क्वेश्चन डिस्कस किए। जिस तरह जैसे जैसे मेरे स्टूडेंट ने जिस ऑर्डर में मुझे भेजे रैंडम, ये रैंडम ऑर्डर में है, ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन में आगे पीछे हो सकते हैं, तो जरूर आप क्वेश्चन देखकर अपने आंसर करेक्ट करें और जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं। और यकीन कीजिए मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आप मेरे साथ जुड़िए, राइट। मैं जिन बच्चों ने जिनका सेकंड अटेम्प्ट होगा अप्रैल में, उसके लिए भी मैं क्रैश कोर्स चलाऊंगा, और जो नीट वाले हैं उनके लिए भी चलाऊंगा 100 दिनों का क्रैश कोर्स, प्लस एडवांस के लिए भी मैं गाइडेंस दूंगा, एडवांस की भी कि मैं क्लासेस यहाँ पे चलाऊंगा। तो आप जुड़िए मेरे साथ और कमेंट सेक्शन में बताइए किस तरह से आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। कुछ क्वेरीज होगी आपको तब भी आप मेरे को भेज सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपने पेपर गाड़ दिया होगा, पेपर ठीक था, मॉडरेट लेवल का था। मैं एनालिसिस भी कोशिश करूंगा करने की कल तक। चलिए कल तक के लिए धन्यवाद, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जय श्री राम।